101वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया था? केशवानंद भारती मामला, इंदिरा नेहरू गांधी मामला, कि हो तो होलहन मामला, बेरुबाड़ी मामला? देखिए, केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की सर्वोपरिता का सिद्धांत दिया। इंदिरा नेहरू मामले में 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना माना। कि हो तो होलहन मामला जो है 1993 में आया है और इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात की गई है। बेरुबाड़ी मामला जो 1960 में आया है। यहाँ पर केशवानंद भारती मामला, इंदिरा नेहरू गांधी मामला और कि हो तो होलहन मामला, ये तीनों ही मामले जो है संविधान की मूल संरचना से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है बी वाला। तो आंसर होगा आपका बी वाला। 102वां प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित कर दिया है। आपको यहाँ पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, निर्वाचन आयोग के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो तब तक अपने पद पर बना रहता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये गलत है। संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो सही आंसर है आपका ए वाला, केवल एक। 103वां प्रश्न है, सूची 1 में प्रश्न दिए गए हैं और सूची 2 में मुद्रित रंग है तारांकित। देखिए, तारांकित प्रश्नों का जो लिफाफा होता है वो हरे रंग का होता है और तारांकित प्रश्नों का जो लिफाफा होता है ये सफेद रंग का होता है। अल्प सूचना वाले जो प्रश्न होते हैं इनका जो लिफाफा होता है हल्के गुलाबी रंग का होता है। निजी सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं उनका लिफाफा पीले रंग का होता है। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा बी वाला, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। 104वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है? बरेली, झांसी, मेरठ, वाराणसी? आपको यहां पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को राज्य के बरेली, झांसी, मेरठ और प्रयागराज में मेट्रो रेल चलाने के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इन शहरों में नियो मेट्रो या फिर लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, केवल 1, 2 और 3। 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? मेगन मार्केल, केमी बदेनोच, थेरिस कॉफी, स्वेला ब्रेबरमैन? ब्रिटेन की गृह सचिव स्वेला ब्रेबरमैन ने पहली बार क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 106वां प्रश्न है, उचित और लाभकारी मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? एफआरपी सरकार द्वारा घोषित आधार मूल्य है। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। आपको यहां पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। उचित और लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर चीनी मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य होती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। देखिए, देश भर में एफआरपी का भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रित होता है। इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा घोषित किया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही हो जाएगा। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 107वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन? देखिए, लॉर्ड रिपन के समय में भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे। भारत में स्थानीय सरकारी निकाय जो हैं 1882 के बाद बनाए गए हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संघीय विशेषताएं हैं? संविधान की सर्वोपरिता, कठोर संविधान, अलिखित संविधान,
एकीकृत न्यायिक प्रणाली। आपको यहाँ पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, संविधान की संघीय विशेषताओं में संविधान की सर्वोपरिता, शक्तियों का विभाजन, कठोर संविधान का होना, लिखित संविधान, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये सभी जो है संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। तो संविधान की सर्वोपरिता, कठोर संविधान, ये संघीय विशेषताएं हैं। वहीं एकीकृत न्यायिक प्रणाली जो है संविधान की एकात्मक विशेषता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला, केवल 1 और 2। 109वां प्रश्न है, आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है 1857 के विद्रोह से, चौरी चौरा घटना से, सांप्रदायिक पंचाट से, भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए, 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो विद्रोही हैं उनके मकसद को बताती है। ये उद्घोषणा हमें बताती है कि वास्तव में उस समय के जो विद्रोही हैं वो चाहते क्या थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, 1857 के विद्रोह से। 110वां प्रश्न है, डार्ट मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है? इसरो का नया अंतरिक्ष अन्वेषण उपकरण जिसे गगनयान के साथ जोड़ा जाएगा, नासा की गृह रक्षा की नई काइनेटिक इंपैक्टर विधि जहां एक डार्ट अंतरिक्षयान क्षुद्रग्रह डी-मोरफोर्स से टकराया, डीआरडीओ की नई उच्च परिशुद्ध मिसाइल रक्षा प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, डार्ट जो है ये नासा की गृह रक्षा की नई काइनेटिक इंपैक्टर विधि है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि बड़े जो क्षुद्रग्रह होते हैं, बड़े एस्टेरॉयड होते हैं, जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी का वायुमंडल घर्षण की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जला नहीं पाता है, क्योंकि उनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो कई बार वो क्षुद्रग्रह जो है पृथ्वी पर रिहायशी इलाकों में आके गिरते हैं या फिर आवासीय परिसरों में आकर गिरते हैं, जिसकी वजह से जानमाल की हानि होती है। तो डार्ट मिशन यही है। डार्ट मिशन के जरिए ऐसे क्षुद्रग्रहों को ट्रैक करके उनसे अंतरिक्षयान की टक्कर करवाई जाएगी ताकि उनकी दिशा बदल जाए। तो दिशा बदलने से वो पृथ्वी की ओर आकर नहीं गिरेंगे। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है, नासा की गृह रक्षा की नई काइनेटिक इंपैक्टर विधि जहां एक डार्ट अंतरिक्षयान क्षुद्रग्रह डी-मोरफोर्स से टकराया। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 111वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन भारत की संविधान सभा में किसी भी समिति का हिस्सा नहीं था? गोविंद बल्लभ पंत, रफी अहमद किदवई, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। भारत की संविधान सभा में यूपी के कुछ कैंडिडेट भी शामिल थे। इनमें गोविंद बल्लभ पंत जो हैं संविधान सभा की 4 समितियों में शामिल थे, रफी अहमद किदवई संविधान सभा की 2 समितियों में शामिल थे, सुचेता कृपलानी संविधान सभा की 1 समिति में शामिल थी। वहीं विजयलक्ष्मी पंडित जो है संविधान सभा की किसी समिति में शामिल नहीं थी। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर डी वाला। 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? यह अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है, या नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करता है, या राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा के लिए संयुक्त रूप से भर्ती की योजना बनाने और संचालित करने में सहायता करता है, या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श करता है। देखिए, संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में प्रावधान दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का एक कार्य है परीक्षाओं का आयोजन कराना, यानी अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग जो है आरक्षण के संबंध में कोई भी सुझाव या परामर्श नहीं देता है, तो आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी वाला सही है, या राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा के लिए संयुक्त रूप से भर्ती की योजना बनाने और संचालित करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला भी सही है। यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है, या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श करता है। तो आपको यहाँ पर गलत वाला आंसर है बी वाला। 113वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? आयोग अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हंसराज गंगाराम अहीर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हर्ष चौहान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं, तो आपका ये वाला सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं, तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हैं, तो आपका यहाँ पर सी वाला भी गलत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर हैं, तो यहाँ पर आपका डी वाला भी गलत है। यहाँ पर आपका केवल ए वाला सही है, तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 114वां प्रश्न है, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदल दिया गया। राज्य परिवर्तन आयोग,
राज्य विकास आयोग, राज्य अवसंरचना आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। सितंबर 2022 को यूपी गवर्नमेंट ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करके इसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 115वां प्रश्न है, सूची 1 में देश दिए गए हैं, सूची 2 में पहली महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दी गई हैं। नजला बोर्डेन रोमधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नताशा पिर्क-मुसर जो हैं स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा 1 4 3 2, यानी आंसर है आपका ए वाला। 116वां प्रश्न है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। लवकरण का अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। आपको यहां पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पूर्ण नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। लवकरण की बात करें तो देखिए, लवकरण का अर्थ होता है सजा की प्रकृति में परिवर्तन, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए, केवल 1। 117वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 21 नवंबर 2022 को भारतीय चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? राजीव कुमार, अरुण गोयल, सुशील चंद्र, अतुल प्रसाद। देखिए, अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को भारतीय चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 118वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले सिद्धांत को स्वीकार करता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए, यह सिद्धांत स्वीकार करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोक लेखा समिति में 25 कैंडिडेट होते हैं, जिसमें से 20 कैंडिडेट जो हैं विधानसभा से और 5 कैंडिडेट विधान परिषद से आते हैं। तो आपका यहां पर सही आंसर है सी वाला। 119वां प्रश्न है, जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? गैर अधिसूचित जनजातियां ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदाय वे हैं जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। आपको यहां पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। गैर अधिसूचित जनजातियां या फिर विमुक्त समुदाय, तो विमुक्त ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक श्रृंखला के तहत जनजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट 70 से संबंधित है? भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो इंजीनियर कीटनाशक बनाने की परियोजना, भारतीय नौसेना द्वारा स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला के निर्माण की परियोजना, IIT मद्रास में सबसे तेज AI सक्षम सुपर कंप्यूटर विकसित करने की परियोजना, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित एक परियोजना। देखिए, प्रोजेक्ट 70A को वर्ष 2019 में भारतीय नौसेना द्वारा स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला के निर्माण की परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 121वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की समितियों और उनके अध्यक्ष के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समिति दी गई है और सूची 2 में उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। प्राक्कलन समिति, देखिए, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अभी लोकेंद्र प्रताप सिंह है। प्रत्यायोजित विधान समिति, इसके अध्यक्ष अमित अग्रवाल हैं। पंचायती राज समिति, इसके अध्यक्ष विपिन कुमार डेविड हैं। और याचिका समिति के अध्यक्ष जो हैं ये राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, यानी सतीश महाना है। तो इनका हो जाएगा सेकंड वाला। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा यानी ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा
और डी का दूसरा, यानी आंसर है आपका डी वाला। 122वां प्रश्न है, सूची 1 में संवैधानिक निकाय दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक, देखिए भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है, तो ए का हो जाएगा तीसरा वाला। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 338 में है, इसका हो जाएगा पहला वाला। वस्तु और सेवा कर परिषद अनुच्छेद 279 में है, इसका हो जाएगा चौथा। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है, इसका हो जाएगा दूसरा। तो आपका यहां पर सही आंसर है सी वाला, 3-1-4-2। 123वां प्रश्न है, कालानुक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को व्यवस्थित कीजिए। रेखा शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए रेखा शर्मा जो है ये 2017 से लेकर 2020 तक और 2020 से लेकर अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ललिता कुमार मंगलम की बात करें तो ललिता कुमार मंगलम 2014 से लेकर 2017 तक महिला आयोग के अध्यक्ष रही हैं। ममता शर्मा 2011 से लेकर 2014 तक आयोग के अध्यक्ष रही हैं। डॉक्टर गिरिजा व्यास जो है 2005 से लेकर 2008 और फिर 2008 से लेकर 2011 तक आयोग की अध्यक्ष रही हैं। आपका यहाँ पर सही क्रम होगा 4-3-2-1, यानी आंसर है आपका डी वाला। 124वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल मध्यांचल क्षेत्र के एमएसएमई ही पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी 2% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। अवसंरचना ब्याज अनुदान 10 साल तक देय होगी। केवल सूक्ष्म इकाइयां ही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी। देखिए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत केवल मध्यांचल क्षेत्र नहीं बल्कि मध्यांचल क्षेत्र और पश्चिमांचल क्षेत्र के एमएसएमई ही पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। तो इसमें केवल पश्चिमांचल और मध्यांचल शामिल नहीं है बल्कि पश्चिमांचल और मध्यांचल दोनों ही शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी 2% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। अवसंरचना ब्याज अनुदान 10 साल तक नहीं बल्कि 7 साल तक देय होगी। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका चौथा वाला सही है। केवल सूक्ष्म इकाइयां ही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी। तो यहाँ पर आपका 2 और 4 सही है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, 2 और 4। 125वां प्रश्न है, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 3 मई, 26 सितंबर, 24 अक्टूबर। देखिए वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। तब से ये हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर सी वाला। देखिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 126वां प्रश्न है, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह कानून के समक्ष समानता के पक्ष में आवाज है, या राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है, आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार और उत्पादन का समर्थन करता है, यह विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। देखिए उदारवाद एक विचारधारा है जो व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, सहनशीलता और सहमति के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। उदारवाद बदलती प्रवृत्तियों के आधार पर इसे नकारात्मक और सकारात्मक में डिवाइड किया गया है। उदारवाद के सिद्धांतों की बात करें तो इसके सामाजिक सिद्धांत हैं, आर्थिक सिद्धांत हैं और राजनीतिक सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर इसके सामाजिक सिद्धांतों की बात करें तो ये कानून के समक्ष समानता के पक्ष में आवाज है। तो यहाँ पर आपका ये वाला सही है। देखिए इसके राजनीतिक सिद्धांतों की बात करें तो उदारवाद राज्य की भूमिका और कार्यों को सीमित करता है, न कि विस्तार करता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। इसके आर्थिक सिद्धांतों की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार और उत्पादन का समर्थन करता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही है। यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। यह विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर है बी वाला। 127वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
विमला बाथम, बर्नाली गोस्वामी, वाकिती सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, गौरी अशोकन। देखिए विमला बाथम जो है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 128वां प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए संधि की बात करें, एनपीटी संधि की बात करें तो एनपीटी संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1970 में प्रभाव में आई है। संधि की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और संपूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। इस संधि से बाहर होने वाला उत्तर कोरिया एकमात्र देश है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही है, तो आपका सही आंसर है बी वाला, एक तथा दो दोनों। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है? शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, साइबर कानून। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। समवर्ती सूची के विषयों में शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन शामिल है। साइबर कानून जो है ये संघ सूची का विषय है, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, केवल 1, 2 और 3। 130वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सिनर्जी अभ्यास संबंधित है साइबर सुरक्षा से, भारतीय नौसेना से, रक्षा सहयोग से, इलेक्ट्रिक कार से। देखिए सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 131वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया 1868 में, 1870 में, 1878 में, 1880 में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद 1868 में स्थानांतरित किया गया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय हैं? राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, गति शक्ति संस्थान। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए नीति आयोग के दो संबद्ध कार्यालयों में राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान और विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय शामिल हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला, यानी 1 और 2। 133वां प्रश्न है, राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170। राज्य का महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद और प्राधिकारी है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार विधिवत नियुक्त किया जाता है। देखिए हाल ही में अजय कुमार मिश्रा को यूपी का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 134वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन निरामय शुरू करने का निर्णय लिया? प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, आंगनबाड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों और पैरामेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिशन निरामय शुरू करने का फैसला किया है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, नर्सिंग कॉलेज। 135वां प्रश्न है, सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डिशोनूर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नलथम्बी कलेसेल्वी, स्वाति पीरामल, वसुधा गुप्ता, ऋतुराज अवस्थी। प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को व्यापार और उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डिशोनूर 2022 से सम्मानित किया गया है, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला।
136वां प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? आसियान को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। आसियान क्षेत्रीय मंच इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, वर्ष 1994 में शुरू किया गया आसियान क्षेत्रीय मंच इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से इसके सदस्य वर्तमान सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहकारी उपाय विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर है आपका बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 137वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामबाबू हरित, मिथिलेश कुमार, राम नरेश पासवान, गीता प्रधान। विधानसभा के पूर्व सदस्य और आगरा के एलोपैथिक चिकित्सक रामबाबू हरित को SC/ST आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 138वां प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार वस्तु और सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन गियरबॉक्स से संबंधित है? ऑटोमोबाइल सुरक्षा, वन्यजीव तस्करी, मानव तस्करी, नकली दवाओं की तस्करी। ऑपरेशन गियरबॉक्स राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इसका उद्देश्य देश में नस्ली दवाओं की तस्करी पर नियंत्रण करना है। तो यह अभियान जो है नस्ली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 140वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956, 1953, 1957, 1955। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इसने प्रमुख भाषाई समूह के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 141वां प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय किस वर्ष बनाया गया था? 1972, 1989, 1998, 2001। 1989 तक चुनाव आयोग एकल सदस्यीय निकाय था, यानी इसमें केवल एक सदस्य था। 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए, जिससे कि यह निकाय बहुसदस्यीय हो गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 142वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित पदधारकों पर विचार कीजिए और उन्हें वरीयता क्रम के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। योगी आदित्यनाथ, बेबी रानी मौर्य, प्रीतंकर दिवाकर, आनंदीबेन पटेल। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जो हैं यूपी के CM हैं। बेबी रानी मौर्य जो हैं ये यूपी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। प्रीतंकर दिवाकर जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। आनंदीबेन पटेल जो हैं यूपी की गवर्नर हैं, ये राज्यपाल हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वरीयता क्रम में सबसे ऊपर राज्यपाल होता है। तो आनंदीबेन पटेल जो है पहले नंबर पर आएंगे वरीयता क्रम में। इसके बाद जो है CM आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे। 3rd नंबर पर यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो आएंगे, यानी कि प्रीतंकर दिवाकर आएंगे। इसके बाद आएंगी बेबी रानी मौर्य 4थे नंबर पर। तो आपका यहाँ पर सही क्रम होगा 4, 1, 3, 2। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 41वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जा सकता है। पहली बार EVM का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। आपको यहाँ पर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, वर्ष 1989 में चुनाव आयोग ने भारत सरकार के 2 उपक्रमों इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर संयुक्त रूप से भारत की स्वदेशी EVM डेवलप की। EVM का प्रयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां पर बिजली की सुविधा नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर एक क्षारीय बैटरी होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। देखिए, पहली बार ईवीएम का प्रयोग वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, एक तथा दो दोनों। 144वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया है? ओडिशा, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। 27 सितंबर 2022 को यूपी सरकार ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 145वां प्रश्न है, उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? साजन प्रकाश, कोषाग्र रावत, मिहिर सेन, एल्विस अली हजारिका। एल्विस अली हजारिका उत्तरी चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। वह उत्तरी चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति भी हैं। देखिए, उत्तरी चैनल जो है उत्तर पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच जलडमरू है। तो यहां पर आपका डी वाला सही है, तो आपका सही आंसर है डी। 146वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म सही सम्मिलित हैं? नेता, पार्टी। ऐसे डांगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ, मीनू मसानी, सोशलिस्ट पार्टी, अशोक मेहता, स्वतंत्र पार्टी। आपको यहां पर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ऐसे डांगे, ए के गोपालन, EMS नंबूद्रीपाद, PC जोशी, अजय घोष, ये सभी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला ये सही है। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक सदस्य, साथ ही साथ इसके अध्यक्ष भी थे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर वर्ष 1934 में युवा नेताओं के एक समूह के द्वारा किया गया था, जो कि अधिक कट्टरपंथी और समतावादी कांग्रेस के समर्थक थे। तो सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं में जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और SM जोशी शामिल हैं। तो अशोक मेहता का संबंध जो है सोशलिस्ट पार्टी से है। तो यहां पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। स्वतंत्र पार्टी की बात करें तो देखिए, वर्ष 1959 में कांग्रेस के नागपुर प्रस्ताव के बाद स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ। पार्टी का नेतृत्व C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेसियों ने किया था। तो मीनू मसानी का संबंध स्वतंत्र पार्टी से है, ना कि सोशलिस्ट पार्टी से। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी गलत है। यहां पर आपका एक और दो सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला, एक और दो। 147वां प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। आपको यहां पर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि थी, ना कि भारी उद्यम। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला, केवल एक। 148वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। यह गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, यानी चमोली अब उत्तराखंड का पार्ट है, तो उस समय चमोली जिले में स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यह गांधीवादी दर्शन के शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था और यह पारिस्थितिक संतुलन को नष्ट करने वाले लोगों के खिलाफ एक विद्रोह था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला, एक तथा दो दोनों। 149वां प्रश्न है, वेस्ट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। गैर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं भी इस पहल के लिए पात्र हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित एक पहल है। वेस्ट एक नई भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी मानचित्र पहल है। आपको यहाँ पर कोड का प्रयोग करके सही कथनों का चयन करना है। देखिए, यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि वाली महिलाएं
इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर गैर वैज्ञानिक शामिल नहीं होंगी, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि वाली महिलाएं जो है शामिल होंगी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका थर्ड वाला भी गलत है। देखिए, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय इसे कार्यान्वित कर रहा है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका चौथा वाला सही है। वेस्ट एक नई भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी मानचित्र पहल है, तो यहाँ पर आपका चौथा वाला सही है। यहाँ पर आपका 1 और 4 सही है, तो सही आंसर होगा डी वाला, 1 और 4। 150वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दायभाग की व्याख्या की? विज्ञानेश्वर, जीमूतवाहन, कालिदास, अश्वघोष। देखिए, दायभाग और मिताक्षरा हिंदू कानूनों की प्राचीन शाखाएं हैं। बंगाल और असम में दायभाग शाखा की स्थापना की गई और पूरे भारत में यानी बंगाल और असम को छोड़कर मिताक्षरा शाखा की स्थापना की गई। तो दायभाग की व्याख्या जीमूतवाहन ने की है, वहीं मिताक्षरा की व्याख्या विज्ञानेश्वर ने की है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।